हेलो। स्टॉप करो। देखो देखो, पहले भाषा की परिभाषा देख लो, इसमें दिया है ना, ध्यान से देखो। यहाँ दिया है कि बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान, ही जो है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। पहले भी भाषा थी। जब आदिमानव थे ना बच्चे, तो लोग संकेतों में बात करते थे। ठीक है। अगर किसी को किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम्स होती थी, मान लो किसी संकट विंकट में फंस जाते थे। संकट विंकट समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं सर्किट रहता है, तो कहता है कि अगर मान लो किसी संकट विंकट में फंस गए तब, तो संकट विंकट में फंस जाते थे, तो उस समय के जो आदिमानव थे ना, वो चिल्लाते थे, शोर करते थे। समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल शोर करते थे। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे डेवलप हुआ, वो आप रहने लगे, वो सिविलाइज्ड रहना लगे, उनके अंदर धीरे धीरे सभ्यता आने लगी। हाँ, फिर मानव ने अपने मानसिक विकास के क्रम में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उन्होंने एक साइन लैंग्वेज को धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, बोली बनी, बोली से फिर जो है कि वो भाषा में कन्वर्ट हुई। अच्छा, भाषा के बारे में बता दूं। भाषा उसी मतलब कोई जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, तो इनको भाषा क्यों कहा जाता है? इनमें जो है कि बुकें लिखी जाती हैं। अगर किसी भाषा में, जैसे भोजपुरी क्या है, एक बोली है। अगर भोजपुरी में बुक लिखी जाने लगेंगी, लोग पढ़ने लगेंगे, तो भोजपुरी भी एक क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। लेकिन भोजपुरी में कोई बुक ही नहीं है, इसीलिए भोजपुरी क्या है, क्षेत्रीय बोली बन के रह गई है। समझ गए? तो भाषा जब कंप्लीट हुई, इस समाज ने कंप्लीट किया इंसान ने, तो कम्युनिकेशन करना आसान हो गया, बात करना आसान हो गया, समझना आसान हो गया। समझ रहे हो? एक दूसरे के मन के भाव विचार सारी चीजें करना आसान हो गया। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर तुम मान लेना कि दुनिया की 10-15 भाषाएं सीख लेता है, तो तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? अलग अलग जगह जाके उनके जो है कि एक्सपीरियंसेस लेके तुम काम कर सकते हो। भाषा बहुत जरूरी है। जो बड़े बड़े इंडिया के महापुरुष रहे, विद्वान रहे बेटा ना, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर वगैरह, ये सब, ये जब दादा भाई नौरोजी वगैरह, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, तिलक उलक, ये सब बहुत सारी भाषाएं, 5-5, 7-7, 8-8 भाषाएं जानते थे। समझ रहे हो? भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भाषा है। भाषा अगर देखो, भाव और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, तो एक है मौखिक भाषा, दूसरी क्या है, लिखित भाषा। जो मुख से बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जो लिखी गई है वो लिखित भाषा। बुक की भाषा क्या है? लिखित भाषा। न्यूज़पेपर की भाषा बता। और जो टीवी में न्यूज़ चैनल चलता है उनका मौखिक, मौखिक और लिखित दोनों भाषाएं हैं। हाँ, दोनों दोनों भाषा है। तो भाषा का विविध रूप है। जैसे मान लेना कि यहाँ पे दिया है मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इसके बहुत सारे रूप भी हैं। अगर मातृभाषा क्या है, जो हम लोग अपने लेवल पे बोलते हैं, गांव घर में जो लोग बोलते हैं, पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। लखनऊ और अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, पटना के क्षेत्र में मगधी बोली जाती है। लोकल लेवल पे जो लैंग्वेज बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है, हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी बोली जाती है। अपनी मातृभाषा के मतलब जहाँ आप पैदा हुए हैं उस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है उसको मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। दूसरी है बोली। बोली का हमने बताया, जैसे भोजपुरी एक बोली है। भोजपुरी क्या है बाबू? एक बोली है। देख, ब्रज एक बोली है। ब्रज क्षेत्र में मथुरा जाओगे ना, तो ब्रज, लल्ला, लल्ला वहीं से आया है। मोहे, मैया मोहे, हाँ, लल्ला, माखन, ये सब क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा बहुत मीठी भाषा है। सामने बैठो, समझे? तो वहां जाओगे ना, तो तुम उनकी भाषा सुनोगे तो समझ ले बेटा, मंत्र मुग्ध हो जाएगा। कमाल की भाषा है, ब्रज भाषा है। अवधि, अवध में अवधि बोला जाता है। अवधि में ना, अवध वाले में जो है ना, जैसे मान ले मैं एक छोटा शब्द लूँ, गोबर, गोबर को सब ग्वाबर कहते हैं। ग्वाबर। समझ रहे हो? बहुत सारे हैं उसको। अच्छा, तुम अवधि अगर सुनोगे, लखनऊ वगैरह में जाओगे, लखनऊ, सीतापुर वगैरह उस क्षेत्र में जाओगे ना, तो तुमको अवधि बोलने को, अयोध्या के क्षेत्र में भी बोली जाती है। मगही, मगही पटना के क्षेत्र में। भोजपुरी, भोजपुरी जो है कि बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में बोली जाए। बुंदेली, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड मतलब झांसी, चित्रकूट, महोबा, इस क्षेत्र में जाओगे तो बुंदेली बोली जाएगी। ये सब है। तो इसमें जो है ना, बुक्स नहीं लिखी गई, न इनकी जो है कि साहित्य में रचना नहीं हुई, न कविता मिलेगी, न कहानी मिलेगी। इसकी वजह से ये लोग क्या रह गए, बोले रह गए। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो पूरे राष्ट्र के स्तर पे बोली जाती है, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। अभी देख, सच में कह बेटा ना, तो हिंदू, अरे हिंदुस्तान में ना हिंदी राष्ट्रभाषा है ही नहीं।
हाँ, हिंदी को हम लोग राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं रखते हैं ना कि राष्ट्र का मतलब समझ रहे हो, मान ले तुम्हारे देश में, मान ले क्या सच में 28 स्टेट और 8 यूटी है ना, तो क्या 2800 स्टेट में लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं। तमिल में जाओगे तो हाँ, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, केरला में जो है कि मलयालम बोलते हैं, कर्नाटका में जो है कि कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ कन्नड़। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तुम जाओगे तो तुमको तेलुगु मिलेगा। क्या मिलेगा? तेलुगु मिलेगा। ये सारे नॉर्थ ईस्ट में भाषाएं अलग अलग हैं। तो ये है, इसीलिए राष्ट्रभाषा अभी तक हिंदुस्तान की कोई भाषा बन ही नहीं पाई। राजभाषा है। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं ना जिसमें गवर्नमेंट काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, सरकार के सारा काम हिंदी में ही होगा। जो लेटर आएंगे जिलाधिकारी से लेके छोटे टीचर, मान ले तू है किसी प्राइमरी स्कूल का, तुमको अगर ना शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर आएगा कि पूरे गांव में जो है कि मान लो पल्स पोलियो अभियान ही चलाना है, तो हिंदी में लिख के आएगा, इंग्लिश में नहीं लिख के आएगा, शुद्ध हिंदी में लिख के आएगा। तो ये हमारी राजकाज की भाषा है, सरकार की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो भारत सरकार की भी भाषा जो है कि राजभाषा जो है हिंदी है। हिंदी और अंग्रेजी में पैरेलल काम होता है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाओगे तो तुमको जो है कि क्या मिलेगा? इंग्लिश मिलेगा केवल। अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में भी बात हो रही है कि इंग्लिश हिंदी बराबर बात हो। तो हिंदी को ना देखो, ये दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, और 14 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? हाँ, हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे देख ले, ये सब भाषाएं हैं बाबू, ये संविधान की भाषाएं, ये आपको याद रखनी जरूरी है। ये जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ लो कि तुम्हारे एग्जाम में भी ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अभी भी तुम एंट्रेंस देने जाओगे, समझ रहे हो, तब भी तुमसे पूछी जा सकती हैं। ये असमिया है। ये 22 जो भाषाएं हैं संविधान में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उसमें पहली असमिया है, बंगला है, बोडो, डोंगरी, डोंगरी जानते हो, कश्मीर वगैरह में बोली जाती है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका में। कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैथिली बिहार के क्षेत्र में, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। सोच, नेपाल एक अलग कंट्री है, लेकिन हमारे यहाँ नेपाली भी भारतीय संविधान में है दर्ज, नेपाली भाषा। सोच, नेपालियों को हम कितना जो है महत्व दिए हुए हैं। नेपाल दूसरा देश है ना, दूसरे देश की भाषा क्यों रखेंगे, लेकिन हमारे संविधान में नेपाली है। हाँ। उड़ीसा में से उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत देख, सभी लोगों की मम्मी है ये। हाँ, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू भी है बाबू। उर्दू, उर्दू जो है फारसी में लिखा जाता है। अब फारसी किसकी भाषा थी? मुगलों की, अकबर की। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन लोगों की फारसी में, इन लोगों का जब दरबार चलता था, समझ रहे हो, पूरा काम होता था तो फारसी में लोग करते थे। स- समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, आगे देखो। कुछ विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाएं हैं, देखो, अंग्रेजी, डच है, डच नीदरलैंड्स, जर्मन है, चाइनीज, फ्रांसीसी, जापानी, इतावली, थाईलैंड्स के, हंगेरियन, अरबी, स्पेनिश, तुर्की, पुर्तगाली, फारसी। ये सब विश्व की भाषाएं हैं। लिपि किसे कहते हैं ये जान लो। जैसे मान लो ना, सपोज दैट ये क्या था, ये इसको तुम क्या पढ़ते हो? वर्ण पढ़ते हो ना। तो ये एक तरह का ये संकेत है बच्चे, ये संकेत है। जैसे मान ले उर्दू में कोई चीज़ लिखी गई, मान लो ये उर्दू में लिख दिया, हालांकि हमको आता नहीं है, लेकिन मैं तुमको ज़बरदस्ती समझा रहा हूँ ना, तो ये उर्दू में हो गया, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये क्या है? एक संकेत है ना, एक चिन्ह है, एक साइन हमने बना दिया। तो ये भी एक साइन है बाबू। तुम इसको पढ़े हो क के रूप में, तो ये मत कह देना कि सर ये तो क है, आप इसको साइन कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये साइन ही है। जब पहली बार जिसने क बनाया होगा, मान ले तुम्हारा दोस्त सबसे पहले क बनाया, इंडिया में कोई क नहीं जानता है कि क कैसे लिखा जाता है। तो फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आया और कहे कि देखो मेरे भाई ये क्या है, क है, तो तुम कहोगे कम भाई फालतू बात करते हो। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा कि ये ख है, ऐसे तो मैं भी कह दूंगा कि ये है, ये देख, ये कह दूंगा कि मैं ये ग है, तो कहेगा कि नहीं ये क है। तो जो पहली बार ये क्या था, ये संकेत ही तो था। तो लिपियां संकेत होती हैं, चिन्ह होती हैं। तो ये सब संकेत हैं जो क ख ग घ तुम पढ़ते हो। तो लिपि, लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। हाँ,
तो हमारी स्क्रिप्ट यानी हमारी लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। ठीक है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में नहीं लिखी जा सकती, सबकी अपनी अपनी एक निश्चित लिपि होती है। अगर मान ले सपोज दैट तुम्हारी लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी में तुम कमल ऐसे लिखते हो, देखो ये तुम्हारी लिपि है, ये तुम्हारा स्क्रिप्ट है हिंदी की। अगर मान लो कि रोमन्स लिपि में क्या है? रोमन लिपि में ऐसे कमल लिखा जाता है, ये कमल। तो क्या तुम इसी में ऐसा कमल लिख सकते हो? सवाल ही नहीं है। तो ये बात है, इसको हम ना समझ ले कि एक तरह से वो कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन ये कमल ऐसे इस देवनागरी में नहीं हो सकता। ये रोमन में है, ये देवनागरी में है। तो दुनिया की जितनी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी क्या है? लिपि होती है। देखो, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतावली ये सब किस लिपि में लिखी जाती हैं? उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाब गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी जो है किसमें? गुरुमुखी। व्याकरण की परिभाषा देख लो, दिया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान होता है हमको। अगर व्याकरण न रहे तो तुम शुद्ध लिख पढ़ नहीं सकते। जैसे व्याकरण न रहे तो मान ले मैं लिख दिया कि जाता है रवि, ऐसे लिख दिया, कहा कि एक वाक्य बन गया। तुम कहोगे नहीं सर ये ऐसे लिखा जाएगा कि रवि जाता है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा मेरा गलत है, तुम्हारा सही कैसे है? तो तुम कहोगे कि देखिए सर, व्याकरण के अनुसार सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, फिर मुख्य क्रिया होनी चाहिए, ये फिर सहायक क्रिया। ये नियम है। ऐसे आप पढ़ेंगे भी तो अच्छा लगेगा, बोलेंगे भी तो अच्छा लगेगा, लिखेंगे भी तो भी अच्छा लगेगा। ऐसे आप कहेंगे तो आदमी जो है सही ढंग से समझ नहीं पाएगा, यानी कि मैसेज सही ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। जाता है रवि, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर इस तरह से आप व्याकरण के नियमों से करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो वो सही ढंग से क्या होगा? ट्रांसफर होगा। समझे बाबू? नेक्स्ट देख लो। अब आते हैं वर्ण और वर्णमाला। वर्ण का मतलब चिन्ह। देखिए चिन्ह मैंने लिख दिया, देखिए चिन्ह मैं लिख रहा हूँ ये। हाँ, ये मान ले पहली बार तू देख रहा है, ये वर्ण है, ये भी एक चिन्ह है, ये वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले को क्या कहते हैं? स्वर, और दूसरे को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। समझ गए? स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्णों का जो है कि अगर एक जगह इकट्ठा करके लिख दें तो वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है? वर्णमाला। किसी भी भाषा की शुरुआत किससे होगी? वर्ण से ही होगी ना। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, यानी सबसे पहले जिस चीज को लिख के आप भाषा बनाएंगे वही सबसे छोटी स्मॉल यूनिट होती है। जैसे मान लो कि तुमको लिखना है कि मोहन मोहन खाना खाता है, तो तुमने इस वाक्य को स्टार्ट किया, ये भाषा बन गई, एक वाक्य बन गया, इससे भाषा हो गई एक। तो स्टार्ट किससे किए? म से। फिर किससे किए? ओ की मात्रा लगाए। तो ये म और ये ओ की मात्रा, ये दोनों क्या हैं? वर्ण हैं। एक क्या है? व्यंजन है, और दूसरा क्या है? स्वर है। तो स्वर और व्यंजन यानी वर्ण मिलके ही क्या बनाए? शब्द। अब बहुत दो तीन चार पांच शब्द मिलके क्या बन जाता है? वाक्य। और वाक्यों से ही भाषा बनती है। ठीक है। ये सब वर्ण है बाबू, देखो ये सब वर्ण है। इसमें स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन है, ये वर्ण है। वर्ण का विच्छेद देख लो। जैसे मान लो पुस्तक लिखा है, विच्छेद का मतलब उसको तोड़ना। तुमसे पूछ रहा है कि कैसे पुस्तक बना, तो तुम कहोगे कि देखो बच्चे, ये प। देखो एक चीज और तुमको पहले बता दूं, ये जो तुम ना बाबू जो तुम पढ़ते हो क, तो ये अक्षर है। व्यंजन देखो ये है शुद्ध, इसमें हलंत लगा रहेगा। ये अक्षर है ना, तो ये बना क किससे बना है? तो ये क एक हलंत प्लस अ स्वर, इनसे मिल के क्या बना है? ये वाला क बना है। तो अब कमल अगर मान लो लिख दिए तो पहले क को तोड़ो। अगर मान लो कि कमल लिख दिए तो पहले क को तोड़ो। क को तोड़िए आप। क किस में टूटेगा? ये हलंत में प्लस अ में, ये क बन गया। अब म को तोड़िए आप, म भी हलंत के साथ प्लस अ में, क म। फिर ल को तोड़िए तो ल हलंत में प्लस अ में। ये कमल ऐसे बना, ये पूरा इन सबसे मिल के क्या बना है? कमल बना है। इसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं।
समझे? ये वर्ण विच्छेद बहुत जरूरी है। तो भाषा देखो, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या साउंड या यूनिट्स जिसको तोड़ ना सको उसी को क्या कहते हैं? वर्ड, सॉरी वर्ड कहते हैं ना। लैंग्वेज में सबसे छोटी वर्ड ही तो होती है। देखो, वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कितने प्रकार के? वावेल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। यहाँ देखो हिंदी वर्णमाला में देखो, यहाँ स्वर लिखा हुआ है, यहाँ व्यंजन लिखा हुआ है। हाँ, हालांकि देख बेटा एक बात समझ ले, ये व्यंजन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ क देख ऐसे बनाया है, इसको क को ऐसे लिखना चाहिए था यहाँ, क्योंकि ये तो अक्षर हो गए ना सब। हमने बताया है कि जिसमें देखो इसमें हलंत, किसी में हलंत नहीं लगा है, नीचे एक डंडी का मतलब हलंत। तो ये सब पूरा पूरा है। ये घ का मतलब है, घ को तोड़ो तो ये घ ऐसे ना टूटेगा, हलंत और प्लस अ। तो ये अक्षर लिखे हुए हैं लेकिन ये व्यंजन दे दिया, कोई बात नहीं। तो ये स्वर हो गया आपका। अच्छा, ये अंग और अ जो है ना, ये स्वर है ही नहीं, अयोग वा है, इनका योग होता नहीं है। अयोग वा का मतलब देख लो, जैसे कंगन लिखे हो, क अलग से आएगी, ध्वनि पढ़ोगे तो अंग की मात्रा अलग से आएगी, ग अलग से, न अलग से। तो ये अंग हो गया चाहे अ हुआ, इन इन ना इन व्यंजनों के साथ वो मिलता नहीं है, अयोग होता है, मतलब योग होता नहीं है, जुड़ता नहीं है, अलग रहता है, इसलिए इनको अयोगवा कहते हैं। हाँ, तो ये स्वरों में इनकी काउंटिंग होती नहीं है। तो स्वर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये अंग और स्वर नहीं है, ये क्या है? अयोग हुआ है, इनका योग होता नहीं है। व्यंजन को देख लो, ये देखो देखो, व्यंजन में ये हो गए ना। तो क वर्ग में ये अंगा तक, च वर्ग में यानी च के सामने वाले, ट के सामने वाले, अच्छा ये दो अलग से आए हैं, बाहर से आए हुए हैं। ये ड के नीचे ये डंडा, जैसे पेड़ नहीं लिखते हो लल्ला, तो ये वाला ड ये हमारे पास था थोड़ा ना, बाहर से आया, ढ भी बाहर से आया, उत्क्षिप्त कहते हैं इसको, सब बाहर से। अच्छा, ये अंतस्थ में ये चारों रहेंगे, यह रला हुआ। ऊष्म का मतलब जिसको बोलते समय में संघर्ष करना हो, श स श, मुंह में ना हवा फंसे, संघर्ष करे, स्ट्रगल करना पड़े, इसलिए इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हाँ, संयुक्त व्यंजन का मतलब है ना कि ये छत्री, ये त्रिशूल, ये ज्ञानी, ये श्र, ये संयुक्त इन्हीं व्यंजनों में से बना है। छत्री देखो, क और श से मिलके छत्री बना है। तर देखा क्यों से बनल? त और र से मिलके क्या बनल? तर। ज्ञानी किसको बना है? तो ज और इया से मिलके क्या बना है बाबू? ज्ञानी बना है। तो ये स्र बना है ना, स और र से मिलके क्या बना है? स्र बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो इन्हीं व्यंजनों में से मिला के ये संयुक्त व्यंजन छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और स्र बनाया गया। अनुनासिक, जिसमें ये चंद्रबिंदु वाला होता है, अनुनासिक होता है, जिसमें अंक की मात्रा होती है। जैसे आंख लिखा है ना, अनुनासिक है। और कंगन लिखा है तो क्या है? अनुस्वार है। ये अंक की मात्रा में अनुस्वार कहलाएगी। ये चंद्रबिंदु क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा, याद रखना है इसको। आगत व्यंजन है, यानी जो दूसरे देश से आए हैं ये लोग, ज और फ अरबी से आए हैं। हाँ, आगत स्वर, ये बाहर से आया है, विदेश से, रोमन से। दिखाऊं कैसे? डॉक्टर लिख, डॉक्टर, देखा? ये वाला जो है ना, ये डॉक्टर, ये बाहर से आया। हाँ, स्वर में समझ लिए? देखो आओ तक दिया है। स्वर भी देखो बाबू दो टाइप के होता है, एक ह्रस्व एक दीर्घ। ह्रस्व का मतलब 1 2 3 और 4, ये ह्रस्व है। अब बाकी सब क्या है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब उनको बोलने में ना ज्यादा समय लगता है। समझे? हस और दीर्घ समझ लिए? हस का मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ का मतलब जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे। हाँ, गुड। व्यंजन देखो, यहाँ देखो व्यंजन दिया है। क में अ, देखो यहाँ क में अ प्लस करके तब क बना ना, ट में अ प्लस करके ट बना ना, ये है। स्पर्श व्यंजन देखो, क से लेके म तक ये स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। दो और एक्स्ट्रा अगर जोड़ दे, ये ड और एक ये ढ, तो 27 हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक है लल्ला?
अंतस्थ के देख लो, अंतस्थ में यर लव आएगा। उसमें हमने बताया, देखो यहाँ दिया है कि मुंह में रगड़ खाने के कारण हवा में गर्मी सी रहती है, उष्मा सी रहती है, इसीलिए इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। इनको बोलने में रगड़ खाता है हवा मुंह में। हाँ हाँ, समझ रहे हो। हाँ, संयुक्त व्यंजन देखो यहाँ दिया है कि क और छतरी से मिलके बना है। देखो यह ना, क छतरी से मिलके बना है, त र से मिलके बना है, ज इया से मिलके बना है, स र से मिलके स्र बना है। सब दिया ना, देख लेना इसको। अच्छा, इनका प्रयोग हमेशा संस्कृत में तत्सम में होता है। हाँ, शुद्ध में। अघोष का मतलब होता है कि इनके इन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इनको अघोष कहते हैं। आगे वाले दो अघोष होते हैं, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये अघोष हैं। बाकी सब क्या हैं, सघोष हैं। इनको बोलते समय ना यहाँ कंपन न होगी गले में यहाँ। ठीक है। ठीक। हाँ, अब यहाँ देखो, स्वर की मात्रा व्यंजन में और रहित रूप में जुड़ी होती है, तो ये तो ठीक है। ये देखो सबकी मात्रा दिया हुआ है, इसको देख लेना। देख लो एक बार, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लो। ये सब अ की मात्रा कुछ नहीं होती है, आ की मात्रा एक डंडा होता है। ध्यान ध्यान देना है, कभी गड़बड़ी मत करना। देखो यहाँ पे आ की मात्रा देखो, आ की मात्रा में एक डंडा होता है, अ की मात्रा में कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक। छोटी की देखो यहाँ आगे से ऐसे लगाते हैं, बड़ी देखो यहाँ ऐसे पीछे से लगाते हैं। छोटाऊ बड़ाऊ, ऋषि की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है। ध्यान देना कि अ में कोई डंडा नहीं है, आ में बस एक डंडा है। ठीक। संयुक्त व्यंजन में देख लो, ये देखो दो व्यंजनों को मिला के संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे क दो व्यंजन मिल गए तो पक्का बना है। सज्जा में ज और आधा ज, म में आधा म, म और आधा म। ठीक है। अग्नि, गुंडी हटाकर। अगर देखो एक चीज और तुमको बता दूं, अगर किसी किसी डंडा वाला कोई है, डंडा वाला यानी ये देखो, जैसे मतलब ये है, ये लगा हुआ है ना, ये लटका हुआ है, फ में भी लटका हुआ है, तो ये लटका हुआ वाला ये पार्ट हटा के तब इसको आधा बनाते हैं। ठीक है। जिसमें ये ऐसा डंडा लगा हो तो ये वाला डंडा हटा देते हैं एक, और जिसकी ऐसे पूंछ लटकी हुई उसका पूंछ काट देते हैं और उसको आधा बना देते हैं, विकलांग टाइप। ठीक है। ये है, हाँ। और जिसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें कहाँ पूंछ है ना डंडा है, तो इसके नीचे एक जो है कि एक पड़ाका इसे दे देते हैं नीचे उसको। ठीक है। हाँ, हलंत लगा के, पड़ाका मतलब हलंत लगा देते हैं, तब वो आधा बन जाता है। किसी भी अक्षर को आधा बनाने का ट्रिक समझ ले, जिसमें ये लटका वाला भाग है इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। और जो डंडा वाला है देखो, ये एक डंडा लगा हुआ है, इसको हटा देंगे, आधा बन जाएगा। इसमें ख में भी एक डंडा है, देखो ये हटा देंगे। घ में भी डंडा है बाबू, तो ये हटा देंगे। समझ रहे हो। च में भी डंडा है तो हटा देंगे, तो ये आधा च बन जाएगा। डंडा और पूंछ हटाना है। और जिसमें डंडा पूंछ नहीं उसमें नीचे हलंत लगा देना। जैसे ट में डंडा पूंछ नहीं तो नीचे हलंत लगा देंगे, तो ये आधा ट बन जाएगा। समझे। हाँ, र के बारे में देख लो भैया, कितने प्रकार के र हैं। एक र तो ये है, आप देखे ही हैं। एक र देखो प्र में ऐसे होता है। हाँ, एक र ये ड में यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसा था नहीं कंडीशन, इसमें इसे खोसने लायक था नहीं, तो इसलिए हमने ऐसा र ढूंढ लिया। और एक र ये कर्म वाला, जो उड़ंकुआ र बोला जाता है, तो एक र, दो र, तीन र, चार र। ठीक है। हाँ, ध्यान देना। और सबका कारण है। अनुस्वार में बताएं, जो बिंदी वाला होता है, जैसे रंग है, कंधा है, मंच है, जो अंक की मात्रा है वो अनुस्वार है। और जो पंचम वर्ण है सब अनुस्वार है। देखो ये अंगा है, इया है, ड़ है, न है, म है, सब अनुस्वार है आपका। अनुनासिक में क्या बताएं, चंद्रबिंदु वाला। ठीक। विसर्ग का भी यूज करते हैं, जैसे अतः में नहीं यूज करते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ये कहाँ से आया है, अ से आया है। जैसे अंग और अ जब स्वर पढ़ते हैं तो आता है ना, तो इसको विसर्ग कहते हैं। वर्ण का विच्छेद हम बताए ही हैं कैसे बनेगा है। शुद्ध, शुद्ध में देख लीजिए कि कैसे शुद्ध है। आजाद नहीं होता है, आजाद होता है। पारिवारिक नहीं होता है, पारिवारिक होता है। अब बीमारी में छोटी की मात्रा कभी नहीं, बड़ी की मात्रा लगेगा। ठीक। परीक्षा में छोटी नहीं बड़ी। साधु नहीं होता है, साधु होता है। पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है।
सेना नहीं, सेना होता है। और त्योहार नहीं होता है बेटा, उसको त्योहार कहते हैं। ठीक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक, ले लो। चलो आगे चलते हैं। कहानी खत्म। चल कंप्लीट कर।